हेलो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान विषय के बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी, अभिवृत्तियों का मापन। अभिवृत्तियों का मापन ये चैप्टर मैं इससे पहले वीडियो में आपको शुरू करवा चुकी हूँ और अभिवृत्ति मापन की दो विधियों का मैंने उल्लेख किया था आपके सामने। उसमें थर्स्टन की एक तो युग्म तुलना विधि का वर्णन किया था, थर्स्टन्स टेक्निक ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, और थर्स्टन की सम विस्तार पद्धति। इन दोनों पद्धति के अलावा अभिवृत्ति मापन के लिए लिंकर्ट की तीव्रता योग मापक पद्धति का भी बहुत अधिक महत्व है। लिंकर्ट द्वारा ये पद्धति दी गई अभिवृत्ति मापन की टेक्निक लिंकर्ट की, और ये बहुत ही विश्वसनीय, वैध और बहुत पॉपुलर एक टेक्निक है अभिवृत्ति का मापन करने के लिए। और लिंकर्ट ने 1934 में इस अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया और यह अभिवृत्ति मापनी थर्स्टन की अभिवृत्ति मापनी से कुछ भिन्न है। लिंकर्ट महोदय ने अपनी अभिवृत्ति मापनी से अंतर्राष्ट्रीयता और नीग्रो लोगों की अभिवृत्तियों का मापन किया। थर्स्टन की अभिवृत्ति मापनी की तरह इस अभिवृत्ति मापनी से भी किसी विषय, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल अभिवृत्तियों का मापन किया जा सकता है। लिंकर्ट अभिवृत्ति मापनी बनाते समय सबसे पहले अधिक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक कथनों को हम एकत्र कर लेते हैं। इन कथनों को जिस अभिवृत्ति का मापन करना है उससे संबंधित ये कथन होते हैं। प्रत्येक कथन के सामने 5 बिंदु मापनी लगाई जाती है, 5 पॉइंट स्केल पर मापन किया जाता है। इस 5 बिंदु मापनी की सहायता से अभिवृत्तियों को 5 भिन्न भिन्न मात्राओं में मापा जा सकता है। जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हो कि इसमें 5 बिंदु मापनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। पहले बिंदु पर अगर व्यक्ति निशान लगाता है, इसका मतलब वो जिस कथन के सामने ये मापनी है उस कथन से पूर्णतः सहमत है। जैसे मान लीजिए कि आज की शिक्षा पद्धति से के बारे में आप क्या समझते हैं, आज की शिक्षा पद्धति से आप कितना सहमत हैं। तो पूर्ण सहमत, मान लीजिए वो पूर्ण सहमत है तो पहले नंबर पे निशान लगाएगा, अगर सहमत है तो दूसरे नंबर पर, अनिश्चित है तो तीसरे नंबर पर, और असहमत है तो चौथे नंबर पर, और पूर्णता असहमत है तो 5वें नंबर पर। तो इस तरह से ये 5 बिंदु मापनी पर हम अभिवृत्ति का मापन कर सकते हैं। पूर्णतः सहमत को हम 5 अंक देंगे, सहमत को 4 अंक, अनिश्चित को 3 अंक, असहमत को 2 अंक और पूर्णतः असहमत को 1 अंक देंगे। तो इस तरह से अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्राप्तांक अनुकूल अभिवृत्तियों के लिए दिए जाते हैं। प्रतिकूल अभिवृत्तियों के लिए फलांकन विधि विपरीत हो जाती है, अर्थात पूर्णतः असहमत प्रत्युत्तर को 4 अंक, इसी प्रकार से पूर्णतः सहमत को 0 अंक दिया जाता है। इस विधि में प्रत्येक कथन का फलांकन निकालने के बाद पूर्णतः संपूर्ण जो अभिवृत्ति मापनी पर सभी कथनों के फलांकों को जोड़ लेते हैं और टोटल प्राप्तांक ज्ञात कर लेते हैं। अभिवृत्ति मापनी में कथनों को इकट्ठा कर लेते हैं और प्रत्येक कथन के सामने 5 बिंदु मापनी लिख लेते हैं। कथनों को एकत्र करने के बाद ये देखा जाता है कि कथन जिस विषय की अभिवृत्ति के मापन के लिए बने हैं क्या वास्तव में उनका मापन करते हैं, और यह भी देखा जाता है कि कथन सरल, संक्षिप्त और अर्थपूर्ण है या नहीं। इस प्रकार कथनों की जांच करने के बाद कथनों का चयन कर लेते हैं। चयन के लिए पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस विधि का उपयोग करते हैं। हर पद की वैल्यू निकालते हैं और जो उच्च वैल्यू होती है जिन पदों की उनको हम मापनी में शामिल कर लेते हैं। कथनों का पद विश्लेषण करने के लिए अक्सर हम टी वैल्यू को
ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर कथनों का चयन करते हैं। जब किसी कथन का टी वैल्यू या टी मान 1.75 या इससे अधिक प्राप्त होता है तभी एक कथन को परीक्षण में सम्मिलित किया जाता है। इससे कम टी मान वाले कथन को परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अक्सर सर्वप्रथम सर्वाधिक टी मान वाले कथनों को चुना जाता है और अंतिम प्रकार से चुने हुए कथनों की सूची को लिंकर्ट विधि द्वारा बनाई गई अभिवृत्ति मापनी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये लिंकर्ट की तीव्रता योग मापक विधि है। तीव्रता योग इसको इसलिए कहा गया है कि इसमें जो उत्तर हैं वो कम से अधिक की ओर तीव्र होते चले जाते हैं, जैसे पूर्णता सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और पूर्णता असहमत। तो इस तरह से तीव्रता योग मापक विधि इसको नाम दिया गया है। अगली जो विधि, अगर इस विधि के हम विशेषताओं की बात करें तो हम ये देखते हैं कि यदि इस मापनी पर एक व्यक्ति 0 अंक प्राप्त करता है तो वह 0 अंक यह संकेत करता है कि उस व्यक्ति की सभी कथनों के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति है, और यदि उसे अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ है उस व्यक्ति की अनुकूल अभिवृत्ति है। अब अगर इस मापनी की लाभ की बात करें कि तो सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वो ये है कि लिंकर्ट की यह विधि थर्स्टन की विधि की अपेक्षा सरल और सुगम है। इस विधि से थर्स्टन की विधि की अपेक्षा मापनी सरलता से बनाई जा सकती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि इस विधि के प्रयोग में श्रम और समय कम खर्च होता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इस विधि में थर्स्टन विधि की अपेक्षा फलांकन करना आसान होता है। थर्स्टन की विधि में कथनों का चयन निर्णायकों के मतों के आधार पर किया जाता है, जबकि लिंकर्ट विधि के कथनों का चयन इन व्यक्तियों के उत्तरों के आधार पर करते हैं जिनके लिए मापनी बनाई जा रही है। चौथी इस विधि की विशेषता है कि लिंकर्ट की विधि थर्स्टन विधि की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और वैध मानी गई है। तो ये कुछ इस विधि की विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो अगली जो विधि है वो समाजमिति विधि है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में जब मैं आपको समाज मनोविज्ञान की विधियां करवा रही थी उसी वीडियो में समाजमिति विधि के बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैं इसको दोहराऊंगी नहीं, आप उसी में से इसको देख सकते हैं। समाजमिति विधि अभिवृत्ति का मापन करने के लिए एक बहुत ही अधिक अच्छी विधि है। इसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों की अभिवृत्ति का मापन किया जाता है और आपस में समूह के सदस्य किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, किसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, किसके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है या तटस्थ अभिवृत्ति है, इसका पता लगाने के लिए समाजमिति विधि का हम प्रयोग करते हैं। और समाजमिति विधि का प्रयोग करते समय जब हम इस तरह से समूह में पसंद नापसंद पूछते हैं तो उसको हम चित्र के माध्यम से अगर हम उसको समझाना चाहें तो जो हमें चित्र मिलता है उसको सोशियोग्राम कहते हैं। तो समाजमिति विधि को आप इससे पहले वीडियो में आपको ये मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अगली जो विधि है वो है अर्थभेदक विधि। अर्थभेदक विधि से मतलब है कि सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक। इस विधि को आसगुड ने 1957 में निर्मित किया। इस विधि में दो सिरे वाले विशेषण मापनियों की सहायता से अभिवृत्ति का मापन करते हैं। आसगुड और उसके सहयोगियों ने इस विधि का प्रयोग शब्दों के अर्थ के मापन में किया था। इस विधि की सहायता से अर्थ के 3 तत्वों का मापन किया जा सकता है। ये तत्व है मूल्यांकन, क्षमता और सक्रियता। मूल्यांकन तत्व को मापने के लिए सुंदर, असुंदर, शिष्ट, अशिष्ट, सुखद, दुखद इस तरह के विशेषणों का उपयोग किया जाता है, जबकि क्षमता
तत्व को मापने के लिए शक्तिपूर्ण, शक्तिहीन, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा जैसे विशेषणों का उपयोग करते हैं। सक्रियता तत्व को मापने के लिए सक्रिय, निष्क्रिय, गतिशील, गतिहीन इस तरह के विशेषणों का हम उपयोग करते हैं। तो इस विशेषण शब्दों को देखने से स्पष्ट होता है कि एक विशेषण पक्ष में है तो दूसरा उसके विपक्ष में है या उसके विपरीत है। इन दो छोर वाले विशेषणों पर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया नोट की जाती है। प्रतिक्रिया नोट करने के लिए 7 बिंदु मापनी 7 पॉइंट स्केल का हम प्रयोग करते हैं। 7 बिंदु मापनी में चौथा बिंदु जो है वो तटस्थ या प्रतिक्रिया का सूचक होता है। यह बिंदु मापनी के मध्य में स्थित होता है। 3 बिंदु इस तटस्थ बिंदु के दाईं ओर, 3 बिंदु तटस्थ बिंदु के बाईं ओर होते हैं। इस चित्र में अगर आप देखें तो ये तीनों प्रकार की जो मापनी है उनका उदाहरण दिया गया है। जैसे मूल्यांकन मापनी, मूल्यांकन से मतलब है किसी चीज़, किसी वस्तु का मूल्यांकन करना। तो जैसे मान लीजिए इसमें 2 विशेषण हैं, सुंदर और असुंदर। तो ये सुंदर से असुंदर तक 7 पॉइंट स्केल पर इसका मापन किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति में के बारे में हम अभिवृत्ति जानना चाहें तो मूल्यांकन उसका करना चाहें तो जैसे 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 इसमें से किसी पर भी वो व्यक्ति निशान लगा सकता है। इसी तरह से शिष्ट और अशिष्ट ये 2 छोर हैं, प्रत्येक विशेषण के 2 छोर हैं, एक कम और एक ज़्यादा, इस तरह से। इसी प्रकार से क्षमता, दक्षता मापनी से मतलब है दक्ष होना, शक्ति प्रदर्शित करता है इसमें। तो इसमें जो विशेषण हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे शक्तिपूर्ण और शक्तिहीन। तो शक्तिपूर्ण से शक्तिहीन 7 पॉइंट स्केल पर जहाँ पर उसको लगता है, अब इसका जो बीच का बिंदु है वो तटस्थ बिंदु है। तटस्थ का मतलब है कि उसके दोनों तरफ बराबर बराबर पॉइंट हैं। और यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति 4 पे निशान लगाता है तो इसका मतलब ये है कि शक्तिपूर्ण और शक्तिहीन दोनों के बीच की अभिवृत्ति उसके अंदर है, मतलब वो तटस्थ है, ना तो बहुत शक्तिपूर्ण को का समर्थन में है, ना ही बिल्कुल शक्तिहीन के वो समर्थन में है। इसी तरह से सक्रियता मापनी जो है, सक्रियता मापनी से मतलब है एक्टिव, कि व्यक्ति इसमें सक्रियता पता चलती है इन गुणों में, जैसे सक्रिय, निष्क्रिय, गतिशील, गतिहीन, चुस्त, सुस्त, तीव्र, मंद। तो ये सक्रियता मापनी है। 3 तरह की मापनी लिंकर्ट की इस अर्थभेदक विधि में बताई गई हैं। और सक्रियता मापनी में भी इसी तरह से 7 बिंदु हैं। 7 में से जो भी उसको सही लगता है उस पर वो निशान लगाता है और उसी के आधार पर उसको नंबर दिए जाते हैं। तो ये नंबर देने के लिए एक प्रकार से टेक्निक का प्रयोग किया, फलांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की मापनी सिमेंटिक डिफरेंशियल ऑसगुड की इस विधि में बताया गया है। लिंकर्ट की मैं इससे पहले आपको करा चुकी हूँ, जिसका नाम है लिंकर्ट तीव्रता योग मापक पद्धति, और ये ऑसगुड की अर्थभेदक विधि। तो इस तरह से हम अभिवृत्तियों का मापन करते हैं इस विधि के द्वारा, ऑसगुड की सिमेंटिक डिफरेंशियल द्वारा। मान लीजिए पंजाबी लोगों के प्रति अभिवृत्ति का मापन करना है तो उपर्युक्त मापनी की सहायता से पंजाबी लोगों के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया जा सकता है। प्रयोज्य को ये निर्देश देंगे कि पंजाबियों के प्रति अपनी मनोवृत्ति के संदर्भ में प्रत्येक पंक्ति पर आपको टिक का निशान स्पष्ट रूप से लगाना है। निशान लगाने से पहले आपको 2 छोर वाले विशेषणों को ध्यान से पढ़ना है। 7 अंकों में से किसी अंक को टिक कर सकते हैं। चौथा अंक जो है तटस्थता का द्योतक है। 7 संभावित उत्तरों में से कौन सा संभावित उत्तर सबसे अधिक उपयुक्त है, यह निर्णय करने के बाद ही आपको टिक का निशान लगाना है। तो ये उसको हम निर्देश दे देते हैं।
एक छात्र यदि दो छोर वाले विशेषण मापनी सुंदर असुंदर के एक नंबर को टिक करता है, मान लीजिए इसको सुंदर और असुंदर में एक नंबर को वो टिक करता है, तो वह पंजाबियों को असुंदर समझता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि 7 नंबर को टिक करता है तो वह उन्हें सुंदर समझता है। यदि 4 नंबर को टिक करता है तो वह तटस्थ है। वह 1 से 7 तक किसी बिंदु को टिक कर सकता है। तो आसगुड ने और उसके सहयोगियों ने इस मापनी को विश्वसनीय और वैध बताया। इन मनोवैज्ञानिकों ने इसकी विश्वसनीयता गुणांक का मान 0.83 से 0.91 तक प्राप्त किया। यह विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण और पुनर्परीक्षण विधि के आधार पर ज्ञात किया गया। तो ये अर्थभेदक विधि आसगुड की काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, जिसका कि आज के समय में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको लिंकर्ट की अर्थभेदक विधि बताई और आसगुड की सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक का वर्णन किया। मैं समझती हूँ आपको ये दोनों ही विधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।